तो हे गाइस, अब हम करने वाले हैं क्लास 10 के हिंदी। और कल जो एग्ज़ाम होने वाला है 9 अप्रैल को, तो यहाँ से आपका बिल्कुल जो है कंफर्म आएगा। मैं आपको 101% आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप ये सारे क्वेश्चंस को करते जाते हो, मतलब करके जाते हो, तो आपका मैं बता दूँ यहाँ पर 95 प्लस क्वेश्चन जो है आप स्कोर कर पाएंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और भी वीडियोज़ जो है हिंदी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो आप वो भी देख लेंगे। और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, अगर थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल वीडियो लगे तो। ओके गाइस, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि पहले हमें पैसेज देखने को मिलेगा जो 3 मार्क्स के रहेंगे, 6 मार्क्स के रहेंगे कुल मिला के 3 प्रश्न। और हमें पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक है, तभी आंसर हमारा जो है कैच कर पाएंगे हम, ठीक है। तो पहले देखिए यहाँ पर जगत और प्रकृति के साथ हमारा जीवन संबंध है। हम चेतन है और प्रकृति नितन जड़ है। तो ऐसी भ्रांति हमें नहीं पालनी चाहिए। प्रकृति अत्यंत अंतरंग भाव से मनुष्य की जीवन उसकी चिंताओं व कार्यों से जुड़ी हुई है, ठीक है। मनुष्य जो भी कर पाता है अपने पर्यावरण से ही प्राप्त करता है। लेकिन अब हम धरती की संतान ना रहकर लुटेरे बन गए हैं। बात तो सही है, ठीक है। E.F. सुमागर ने स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक में यह लिए किस प्रकार संसाधन प्राप्त कर, यानी पुस्तक में यह स्थापना की है कि धरती की कोख से उत्खनन के जरिए हम अपने लिए किस प्रकार संसाधन प्राप्त कर उसकी खपत करते ही जा रहे हैं। यह ऐसी ही है जैसे कोई अपनी पूंजी ही बेचकर खाता जाए। जो कुछ भी है सब खा पीकर एक खोखली और उजाड़ पृथ्वी हम आने वाली नस्लों के लिए ही छोड़ दे रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट है ये बात, ठीक है। यदि हमने अपनी जीवन शैली और ऐश्वर्य भोग की लालसा नहीं छोड़ी तो यह पृथ्वी भी जीवन के चिन्हों से रिक्त हो जाएगी। हमने खनिज वगैरह जो मिलते हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या करते हैं, अपने हिसाब के आधार से उसको बेचते हैं या फिर लालच के आधार पर। तो ऐसे में तो पृथ्वी एक दिन ऐसा आएगा जो उजड़ा हुआ होगा, जो हमारी पीढ़ी को बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। तो यह विचित्र विडंबना है कि आज के वैज्ञानिक युग का ज्ञान जो है संपन्न मनुष्य जिस डाल पर बैठा है उसी ही काट रहा है। बात तो सही है, यानी मनुष्य जिस डाल पर बैठा है उसी डाल को वो काट रहा है। तो ऐसे में तो बेवकूफ़ी का काम ही हो गया ना। तो सुख भोग में वह ऐसा अंधा हो चला है कि सामने खड़ा भविष्य को भी देखकर भी उसे जैसा नहीं देखता और अपने संपूर्ण विनाश की तैयारी करते ही जाता है। ये बात कन्फर्म है, 100% सच है कि हम जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को ही हम काट रहे हैं। अपने भविष्य का कोई चिंता नहीं करते जाते हैं और हम अपने उपयोग के आधार पर यहाँ पर बेवजह चीज़ों को बर्बादी भी करते जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रकृति के अंतरंग भाव से क्या तात्पर्य है। तो आंसर यही है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला प्रकृति अंतरंग भाव से तात्पर्य यह है कि प्रकृति हमारे जीवन के प्राय यानी हर एक पहलुओं से जुड़ी हुई है, हर एक पहलुओं से जुड़ी हुई है। जैसे सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए और पौधा अगर ऑक्सीजन नहीं देता तो हम अब तक जिंदा नहीं होते। पानी पीने के, हमारे प्यास बुझाने के लिए पानी चाहिए। अगर हम बेवजह पानी को बर्बाद करेंगे तो पानी की स्तर गिर जाएगी और इसमें समस्या जो है इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि दुनिया में पानी की कमी हो जाएगी। और हम सब कुछ प्रकृति से ही ऐसे ही प्राप्त करते हैं। तो ये हमारा अंतरंग भाव है, ठीक है। नेक्स्ट है, हम धरती के कोख से कौन कौन से संसाधन प्राप्त कर रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा, हम धरती के कोख से उत्खनन के जरिए विभिन्न प्रकार के खनिज एवं ऊर्जा संसाधन प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, लो अयस्क वगैरह वगैरह, ठीक है। जगत और प्रकृति के साथ हमारा कैसा संबंध है। तो आंसर हो जाएगा, जगत और प्रकृति के साथ हमारा जीवंत एवं अंतरंग संबंध है। ये इसका आंसर हो जाएगा। हमने 6 मार्क्स का कर लिया। अब ख से यहाँ पे आपका व्याकरण देखने को मिलेगा, खंड ख से यानी सेक्शन ख से। और यहाँ पर 2 क्वेश्चन के रहेंगे और 2 मार्क्स के रहेंगे, कुल मिला के 4। तो यहाँ पर बोला समुच्चय बोधक अवयव की साधारण परिभाषा दे। समुच्चय बोधक का उदाहरण के साथ हमें उसका परिभाषित करना है, ठीक है। जो अवयव पदों, पदबंधों और उपवाक्यों को जोड़ता है उन्हें समुच्चय बोधक अवयव कहा जाता है। जैसे में कौन कौन सा, और, की, अथवा, क्योंकि, इसीलिए इत्यादि। जैसे यहाँ पर हम कैसे बोल सकते हैं, जैसे राम एक शब्द है और यहाँ पर लगा देंगे सोहन। तो यहाँ पर राम और सोहन के बीच में एक संबंध को पैदा करता है और तो इस तरह वाला शब्दों को हम कहते हैं समुच्चय बोध अवयव, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर वो नहीं आता तो आप अथवा वाला चीज़ों को ले सकते हैं। अथवा में आपको दिया हुआ रहेगा रिक्त स्थानों की पूर्ति अवयवी पदों में कंठ है, यानी हमारे आधार से अवयवी जो है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जैसे दिया को में हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति, यहाँ पर क्या लगेगा, उसके बाद गर्व है। तो हमें क्या, यहाँ पर अगर ऊपर नहीं देता पर दिया हुआ रहता तो हम यहाँ पर लगा लेते, लेकिन यहाँ पर दिया ऊपर, यानी हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति के ऊपर गर्व है, यहाँ पर होगा। फिर आंधी आई और पानी बरसा, यानी कि आंधी आई और
पानी बरसा, यहाँ पर ये अवयवी शब्द होगा, यानी उसको जोड़ दिया। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है चौमास, यानी यहाँ से समास का ये आता है, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चौमास समास, विग्रह कर समास का नाम लिखना। 4 मासों का समाहार समूह को क्या बोलते हैं? चौमास। और ये द्विगु समास है। अगर आपको ये नहीं आता तो अथवा में ऑप्शन मिलेगा। दिन रात समास, विग्रह का कर समास का नाम लिखिए, तो दिन और रात जो है ये द्विवचन समास। अगर आपको व्याकरण या समास में कोई तकलीफ होती है तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि हमें व्याकरण को अच्छे से समझा दीजिए, तो मैं कोशिश करूँगी आपको समझाने का, ठीक है। तो चैनल को लेकिन सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना, क्योंकि मैं जितने भी एग्जाम से रिलेटेड है सारे क्वेश्चन इस चैनल पर ही डिस्कस करूँगी। ओके, खंड ग में है, इसमें उत्तर जो है हमें देने हैं निम्न प्रश्नों के, और ये आपका टेक्स्ट बुक से है, ठीक है। कवि यश वैभव मन और सरमाया को क्यों अस्वीकार कर रहा है? तो आंसर हो जाएगा कवि के अनुसार यश वैभव मन और पूंजी गहरा संतुष्टि हमें नहीं दे पाते। वे बाहरी दुनिया तो सुख देते हैं किंतु मन को कभी भी सुख और खुशी नहीं दे पाता, इसीलिए वो अस्वीकार करता है। अगर नहीं आता तो अथवा वाला भी तो है ना क्वेश्चन। तो यहाँ पर बोला जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया, इसका भावार्थ क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर इस पंक्ति का भावार्थ है मनुष्य यश मन और सुख वैभव के पीछे जितना दौड़ता है उतना ही भटकता है। यानी आप जितना खुशी धन दौलत खोजोगे उतना ही मन में घोट रहेगा, यानी दुखी रहेंगे आप। इनमें मन को प्रसन्नता करने की शक्ति नहीं होती, अतः जो मनुष्य इनके पीछे दौड़ता है वह भ्रम ही जीता है, यानी भ्रम की दुनिया में ही जीता है। नेक्स्ट है माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? बात को समझ लीजिए, यहाँ पर सचेत करना इसीलिए जरूरी समझा। माँ ने बेटी को सचेत करना जरूरी इसीलिए समझा क्योंकि सभी लड़कियाँ शादी के समय खुशहाली के सपने तो देखती ही हैं, हर लड़की का सपना होता है, ठीक है, परंतु वे सभी सपने झूठ जो है प्रूफ हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। ये सारे गलत फहमियाँ हैं। वास्तव में बहुओं को प्यार के नाम पर घर गृहस्थाई के कठोर बंधनों में बांध देती है। यानी रियलिटी देखें तो बहुओं को, यानी जो नई नई दुल्हनों को क्या किया जाता है, प्यार के नाम पर उसको गृहस्थाई पर कठोर बंधन से बांध दिया जाता है। यदि वह इससे इनकार करे तो उसे या तो जला भी दिया जाता है या तो उसे मार दिया जाता है। तो परंतु विवाह के समय भोली कन्या को इस दूरदर्शा के बारे में जरा सा भी एहसास नहीं होता, इसीलिए माँ उसे बचाने का कोई उपाय भी नहीं कर पाती। कहने का मतलब है जब हम बेटी को विदाई देते हैं तो हमें मम्मी को थोड़ा घोट इसीलिए होता है, इसीलिए रोती भी है। आपने देखा है विदाई के टाइम लड़की भी या घर वाले भी, क्योंकि उनको नहीं मालूम आगे जाके क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी तो मतलब बहुओं को जला भी दिया जाता है जब वो इनकार करती है किसी बात को लेकर। आप मानते हो? मैं 100% मानती हूँ, क्योंकि मैंने रियलिटी देखी है, ठीक है। तो ये चीज़ सच ही है, इसीलिए माँ ने उन्हें जो है मतलब बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी उनको बेटी की विदाई को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट है फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर फादर बुल्के सच्चे अर्थों में एक भारतीय सन्यासी थे, पर वे परंपरागत सन्यासी से कुछ अलग हटकर थे। उनकी छवि एक विभिन्न प्रकार के सन्यासी की थे। परंपरागत सन्यासी भागे वस्त्र धारण करते जबकि फादर सफ़ेद चोगा पहनते थे, ठीक है। नेक्स्ट है परंपरागत सन्यासी सक्रिय जीवन को त्याग कर केवल ज्ञान अर्जन एवं ज्ञान देने का काम करता है, जबकि फादर जीवन शैली में सन्यासी थे फिर भी समाज के तथा लोगों के पारिवारिक जीवन के कार्यक्रमों में भाग तो लेते रहते थे। उन्होंने विश्वविद्यालय में पढ़ाने का भी काम किया था। और यहाँ पर हम कह सकते हैं एक सच्चे सन्यासी के तहत उनमें मानवीय गुणों का समावेश था। वे परोपकारी थे, उनके हृदय में दूसरों के लिए करुणा एवं वात्सल्य का भाव भी था। वे क्रोध नहीं करते थे, उनके व्यक्तित्व में मानवीय करुणा की दिव्या चमक थी। कहने का मतलब है यहाँ पर मैं कह सकती हूँ फादर बुल्के जो है, या फिर हम कह सकते हैं फादर जो होते हैं वो केवल ज्ञान बांटते हैं और ज्ञान को समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे फादर बुल्के की, ये यहाँ तक ही रहम नहीं करे। उन्होंने हर बड़ों को मतलब मानते थे और हर समाज के जो भी कार्यक्रम होता था उनमें वो भाग लेते थे। तो इसीलिए फादर बुल्के ने अंतिम क्षण तक यहाँ पर क्या किया है, कर्म किया है, और इसीलिए इनको मतलब उनके व्यक्तित्व में
कह सकते हैं करुणा दिव्या चमकती। ठीक है, अगर आप ये नहीं जानते तो अथवा में आपके लिए और भी क्वेश्चन है। गरीबी का जीवन पर क्या कुप्रभाव पड़ता है, स्पष्ट करें। गरीबी के जीवन पर क्या कुप्रभाव पड़ता है, इसको हमें स्पष्ट करना है। तो गरीबी से मनुष्य की प्रसन्नता, उदासता मतलब उदारता और यादस्ता नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य वैभव के दिनों में बहुत उदार और निंदादिल होता है, वही गरीबी के कारण संकुचित, कंजूस और यहाँ पर दिया शक्की हो जाता है। उसकी सद्भावनाएं नष्ट हो जाती, वह कुंठित हो जाता है, उसकी जीवन क्रोध और भय जैसे नकारात्मक भावों से भर जाता है। लेखिका के पिता के साथ ठीक यही हुआ था। ठीक है, आगे है 9 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला है काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर काशी में समय के साथ अनेक परिवर्तन आ गए। इनमें से कुछ परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यतीत करते थे और इनमें से प्रमुख परिवर्तन भी निम्नलिखित थे। कौन कौन सा परिवर्तन था, तो यहाँ पर देखिए पक्का महल जो है यानी काशी का विश्वविद्यालय से लगा इलाका से मलाई बर्फ बेचने वाले वहाँ से चले गए। आगे है ये तो पहला परिवर्तन है। दूसरा, अब ना तो वह देसी घी मिलता है और ना उसे बनी कचौड़ी या जलेबी, ये दोनों चीज़ें उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। ठीक है, ये दूसरा है। तीसरा है संगीतियों के लिए गायकों के मन में आदर का भाव अब ना रहा, ये तीसरा इंपॉर्टेंट परिवर्तन था। और चौथा है रियाज को ना पूछना, ये सबसे बड़ी बात है। फिर पांचवी वाली है कजली चेती उदाब का जमाना अब चला जाना, ये मतलब सारा परिवर्तन था। यानी कि काशी में हो रहे कौन कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को पूरी तरह से क्या कर दिया, व्यतीत कर दिया था। तो यही इम्पोर्टेंट परिवर्तन था काशी का। ठीक है, और नेक्स्ट है सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। तो आंसर हो जाएगा सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता और बदहवासी दिखाई देती है उससे उनकी गुलामी मानसिकता का बोध होता है। गुलामी मानसिकता का संकेत मिलता है यहाँ से। ठीक है, बोध होता है। इससे पता चलता है कि वे आज़ाद होकर भी अंग्रेजों के गुलाम हैं। वे इससे पता चलता है कि वे आज़ाद होने के बावजूद भी वो अंग्रेजों से ही गुलामी करते हैं। उन्होंने अपने उस अतिथि की नाक बहुत बहुमूल्य प्रतीत होती है जिनसे भारत को गुलाम बनाया और अपमानित किया, और उनको यही चीज़ बहुत मतलब कि क्या लग रहा था, बहुमूल्य चीज़ें लग रही थी। वे नहीं चाहते कि वे जॉर्ज पंचम जैसे लोगों के कारनामों को उजागर करके अपने नाराज़गी प्रकट करें। वे उन्हें भी सम्मान देकर अपनी गुलामी पर मोहर लगाए रखना चाहते हैं। फिर आगे है इस पाठ में अतिथि देवो भव की परंपरा पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। लेखक कहना चाहता है कि अतिथि का सम्मान करना ठीक है, किंतु वह अपने सम्मान की कीमत पर नहीं होना चाहिए। सम्मान करना चाहिए लेकिन सम्मान की कीमत पर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर दे रहा है सेक्शन डी यानी खंड ग में आपको पत्र लिखने को यानी लेखन लिखने को देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में डायरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन पेपर पर। नेक्स्ट, आपने मोहल्ले की सफाई करने हेतु स्वस्थ अधिकारियों को प्रार्थना पत्र लिखें, या ये नहीं लिखेंगे तो अपने मोहल्ले में सड़कों एवं नालियों की सुव्यवस्थित सफाई व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को अनुरोध एक पत्र लिखें। तो पहले हमें स्वस्थ अधिकारी को लिखना है, तो शुरू करेंगे सेवा में स्वस्थ अधिकारी जमशेदपुर नगर निगम जमशेदपुर। तो यहाँ पर आप जिस जगह पे रहते हैं उस जगह का नाम और आपका नगर निगम कहाँ है वहाँ का नाम लिखेंगे। कल को आपका एग्जाम है तो कल का एग्जाम डेट मतलब कि कल का डेट आपको लगाना है। अच्छा, यहाँ पर आप सब्जेक्ट किस बारे में बात कर रहे हैं, किस बारे में आपको पत्र लिखना है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे मोहल्ले की सफाई करने हेतु प्रार्थना पत्र, यही है आपका सब्जेक्ट, इसी बारे में बात करने वाला है। तो यहाँ पर होगा महाशय, यहाँ तो आपको लिखने होंगे, महाशय लिखिए, सर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपका ध्यान मोहल्ले की सफाई संबंधित दुर्व्यवस्था की ओर खींचना चाहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे मोहल्ले की सफाई हेतु नगर निगम का कोई सफाई कर्मचारी 10 दिनों से काम पर नहीं आ रहा है। अगर 10 दिनों से कोई भी काम पर नहीं आएगा तो पूरा कचरा जो है फैल जाएगा, इससे भी तरह तरह की बीमारियां भी हो जाती हैं। तो घरों की सफाई करने वाले कर्मचारियों ने भी मोहल्ले में स्थान स्थान पर गंदगी और कूड़े करकट जो है ढेर कर दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बोला है आज स्थिति यह है कि मोहल्ले का वातावरण अत्यंत जो है दूषित हो चुका है तथा दुर्गंध भी होने लगा है। मोहल्ले से गुजरते समय नाक तो बंद करके लेनी पड़ती है, मतलब नाक बंद करेंगे तो सांस लेने में तकलीफें होगी। तो इससे बेटर है कि हम सब सफाई करने के लिए पत्र ही लिखें, यही बेटर होगा क्या।
सही है। चारों ओर मक्खियाँ की भिनभिनाहट, रोगों के कीटाणु प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। नालियों की सफाई न होने के कारण मच्छरों का प्रकोप इस सीमा तक बढ़ गया है कि दिन का चैन और रात की जो है रात की नींद भी खत्म हो गई। इससे आगे है कि वर्षा ऋतु प्रारंभ होने वाली है। यथा समय मोहल्ले की सफाई न होने पर मोहल्ले की दुर्व्यवस्था का अनुमान लगाना कितना कठिन हो जाएगा। तो महोदय से आग्रह है कि यथाशीघ्र हमारे मोहल्ले का निरीक्षण करें तथा सफाई का नियमित प्रबंध करें। आपकी ओर से उचित कार्यवाही के लिए हम आपके आभारी बने रहेंगे। यहाँ पर जैसे दिया है प्रार्थी मोहल्लेवासी, आपको वार्ड संख्या याद है तो लगा दे, नहीं याद है तो आप सीधा अपने ये जिस क्षेत्र पे रहते हैं उनका नाम लिख देना है। तो यहाँ पर हमने अथवा में भी क्वेश्चन को देखा था, तो हमें अथवा का क्वेश्चन भी करनी है। और वो कौन सा क्वेश्चन है? पहले तो हमें चाहे वो दोनों क्वेश्चन था तो आंसर सेम होता, लेकिन अथवा में हमें और क्वेश्चन दिया है। अथवा में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आपने पिता के पास एक पत्र लिखिए, पुस्तक खरीदने के लिए 200 रुपये की मांग करें, यानी बुक्स खरीदने के लिए पापा को पत्र लिखना है। तो ये जगह है रांची, तो आप जहाँ पे रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, आप उस जगह का नाम ही लिखेंगे। दिनांक जो है आपका कल का लगेगा, यानी 9 अप्रैल 2022। तो पूज्यवर पिताजी, सदर प्रणाम। आगे लिखना, मुझे आपका पत्र अभी भी मिला। आपने मुझे अपना समाचार लिखने को कहा है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि मैं सकुशल हूँ, मतलब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मुझे कुछ किताबें की कमी के कारण पढ़ाई में थोड़ी बहुत कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है या अनुभव हो रहा है। क्या आप कृपा करके मुझे 200 रुपये किताब खरीदने हेतु भेज देंगे? आप शीघ्र मनी ऑर्डर द्वारा 200 रुपये भेज दें ताकि मैं पुस्तक खरीद सकूं और अपनी पढ़ाई से फिर से जारी रखूं। ठीक है। बड़े लोगों को मेरा प्रणाम तथा छोटे को मेरा आशीर्वाद। ठीक है। फिर आपका पुत्र मनीष, तो आप अपने नाम लिखेंगे यहाँ पर। ओके। और 12 नंबर क्वेश्चन, दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो आपको यहाँ पर 11 नंबर में देखने को मिलेगा पत्र लिखना, या इनफॉर्मल में या फॉर्मल में मिलेगा, और 12 नंबर में आपको मिलेगा निबंध लिखना, जो कि 5 मार्क्स का है दोनों। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 2 मिलेगा, 2 में से एक आपको करना है। जो सबसे बड़ी यहाँ पर है बेरोजगारी की समस्या। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, पहले इसको लिखेंगे। भूमिका, अर्थ, कारण क्या है, दुष्परिणाम क्या है और इसको समाधान कैसे किया जा सकता है। तो पहले हम भूमिका को देखते हैं। आज भारत के सामने अनेक समस्याएं चट्टान बनकर प्रगति का रास्ता रोक के खड़ी है। बिल्कुल करेक्ट है। उनमें से एक प्रमुख समस्या है बेरोजगारी। महात्मा गांधी ने इस समस्याओं की समस्या ही कहा था। ठीक है। बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? तो बेरोजगारी का अर्थ है योग्यता के अनुसार काम ना होना, यानी जो आपकी क्षमता है, योग्यता है, उसके अनुसार आपको काम नहीं मिल रहा है, तो यही एक तरह से बेरोजगारी का अर्थ है। भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की बेरोजगारी पाए जाते हैं। पहले बेरोजगारी वे है, यानी एक वे है जिनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है, वे पूरी तरह से खाली बैठे रहते हैं। और दूसरे वे हैं जिनके पास कुछ समय का काम तो होता है, परंतु मौसम या काम का समय समाप्त होते ही वे बेकार हो जाते हैं। तो ऐसे यानी भारत के अंदर 3 तरह के, 2 तो हमने देखा कि उसके पास साधन ही नहीं है आजीविका चलाने के लिए, और तीसरी है कि मौसम के साथ उसका काम भी समाप्त हो जाता है। ये आंशिक बेरोजगारी कहलाते हैं। ये दोनों के दोनों आंशिक बेरोजगारी कहलाते हैं। और जो तीसरे हैं जिन्हें योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता है, जैसे में कोई एमए करके रिक्शा चला रहा है या बीए करके पकौड़े बेच रहा है, तो ये तो उनके हिसाब से तो नहीं होना चाहिए ना, उनको कम से कम जॉब तो मिलना चाहिए। और यही सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश के अंदर, और इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे उसका भी आगे देखेंगे। कारण क्या है, इस समस्या को बढ़ने का रीजन क्या है? तो यहाँ पर है बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या विस्फोटक, यानी कि जनसंख्या इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, जिससे आप ही खूब सोचिए कि इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं तो इतना ज़्यादा नौकरी तो नहीं ना बढ़ेगी, नौकरी कहाँ से बढ़ेगी? तो इससे जनसंख्या विस्फोटक इसको बोलेंगे, मतलब जनसंख्या बढ़ते जाता है, काम नहीं मिलता है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जनसंख्या। इसी वजह से जो है ना नौकरी नहीं मिल पाता है। नहीं तो हर घर में पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, लेकिन जॉब करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। इस देश में रोजगार देने की जितनी योजनाएं बनती है, वे सब अत्यधिक जनसंख्या बढ़ने के कारण वो सारे बेकार हो जाता है। एक अनार 100 बीमार, कहावत वाली जो मतलब कहावत है, यहाँ पूरी तरह से फिट बैठता है हमारे देश के अंदर। ठीक है। बेरोजगारी का दूसरा कारण है युवाओं में बाबूगिरी, होड़। ठीक है। बेरोजगारी का दूसरा भी कारण है युवाओं में बाबूगिरी की होड़। नवयुवक हाथ का काम करने में अपना अपमान समझते हैं। विशेषकर पढ़े लिखे युवक दफ्तारी जिंदगी पसंद करते हैं, यानी जॉब करना ही पसंद करते हैं, यानी ऑफिस वाला काम। ओके। और इस कारण वे रोजगार क्रियाकलाप की धूल जो है फूंकते रहते हैं। और बेकारी का तीसरा बड़ा कारण है दूषित शिक्षा प्रणाली। आजकल देखते हैं राम नाम सत्य हो गया शिक्षा का।
ठीक है। हमारी शिक्षा प्रणाली नित नए रोजगार पैदा करती जा रही है और व्यावसायिक प्रशिक्षण का हमारी शिक्षा में अभाव है। चौथा कारण ये है कि गलत योजनाएं किस प्रकार, जैसे सरकार को चाहिए कि वो लघु उद्योगों का प्रोत्साहन दे, मशीनीकरण को उस सीमा तक बढ़ाया जाना चाहिए जिससे कि रोजगार के अवसर कम ना हो। इसीलिए गांधी जी ने मशीनों का विरोध भी किया था, क्योंकि एक मशीन कई मजदूरों के यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारीगरों के हाथों को बेकार बना डालती है। सोचिए, अगर साबुन बनाने का लाइसेंस बड़े उद्योग को ना दिया होता तो उससे हजारों युवक वह धंधा अपनाकर अपनी आजीविका जो है पा सकते थे। बिल्कुल सही है। अगर ये छोटे मोटे चीज़ों का लाइसेंस जो है बड़े उद्योगों को नहीं दिया जाता तो कुछ युवकों को यहाँ से काम करने का अवसर मिलता और आजीविका आराम से चला सकता। और बड़े बड़े अगर लाइसेंस जो है बड़े बड़े उद्योगों को मिल जाता तो वो सारे काम जो है छीन लेते हैं और वो सारा काम मशीनों द्वारा कराते हैं। ठीक है, इसीलिए महात्मा गांधी ने मशीनों का विरोध भी करा था। नेक्स्ट है दुष्परिणाम। इसके क्या दुष्परिणाम है? तो बेरोजगारी के दुष्परिणाम जो है अति भयंकर है। खाली दिमाग शैतान का घर, बिल्कुल करेक्ट। बेरोजगारी युवक कुछ भी गलत सलत करने पर उतारू हो जाती है, वही शांति को भंग करने में सबसे आगे होते हैं और शिक्षा का माहौल भी वही बिगाड़ते हैं, जिन्हें अपना भविष्य अंधकार माय लगता है। और यही कारण है, इसीलिए तो शांति जो है भंग होते जाता है। समाधान कैसे करें इसको? बेकार का समाधान तभी हो सकता है, नहीं बेकारी का समाधान तभी हो सकता है जब हम जनसंख्या पर रोक लगा दिया जाए। युवक हाथ का काम करे और सरकार लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दे, शिक्षा व्यवसाय से जुड़ी तथा रोजगार के आधिकारिक अवसर भी प्राप्त करे। तो यही थी सबसे बड़ी प्रॉब्लम भारत के अंदर। ठीक है, अब अगर आपको वो चीज़ नहीं आता तो दूसरा है हमारी वन संपदा और उसका संरक्षण अथवा वन संरक्षण, यानी दो तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो आंसर सेम होंगे। तो इसमें प्रस्तावना क्या है, वनों का प्रत्यक्ष योगदान क्या है, वनों का प्रत्यक्ष योगदान क्या है और उपसंहार क्या है। तो यहाँ पर प्रस्तावना क्या है, वन जो है मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, किंतु सामान्य व्यक्ति इसके महत्व को नहीं समझ पा रहा है। करेक्ट है। जो व्यक्ति वनों में रहते हैं या जिनके आजीवन वनों पर आश्रित है, वे ही तो वनों के महत्व को समझते हैं। और हम लोग घरों में रहते हैं, वनों की जो महत्व है उस चीज़ को हम लोग नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जो लोग वनों में नहीं रह रहे हैं वे तो इनका केवल प्रकृति शोभा का साधन ही मानते हैं। पर वनों का मनुष्य के जीवन से गहरा संबंध है। बिल्कुल करेक्ट है। किसी भी देश की समृद्धि वन से ही अति महत्वपूर्ण है। वनों का प्रत्यक्ष योगदान कैसे? मनोरंजन का साधन है। वन मानव को शोर सपेट के लिए रमणीक क्षेत्र प्रस्तुत करते हैं। वृक्षों के अभाव में पर्यावरण शुष्क हो जाते हैं और सौंदर्य नष्ट भी हो जाता है। वृक्ष नहीं रहेगा तो सौंदर्य खत्म, पर्यावरण धीरे धीरे सूख जाएगा। और वृक्ष स्वयं सौंदर्य की सृष्टि करते हैं और ग्रीष्मकाल में बहुत बड़ी संख्या में लोग पर्वतीय क्षेत्रों की यात्रा भी करते हैं, इस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं। ठीक है, अब आगे है प्रचुर फलों की प्राप्ति, यानी वन प्रचुर मात्रा में फलों को प्रस्तुत करके मानव का पोषण भी करते हैं। अनेक ऋषि मुनि और वनवासी वनों में रहकर कंद मूल फलों पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। नेक्स्ट है जीवनोपयोगी जड़ी बूटियों का भंडार। वन अनेक जीवनोपयोगी जड़ी बूटियों का भंडार है। वनों में ऐसी अनेक वनस्पतियां पाई जाती है जिनसे अनेक असह्य रोगों का निदान भी संभव हो सकता है। ठीक है, अब आगे है वन्य पशु पक्षियों की संरक्षण। वन्य पशु पक्षियों की सौंदर्य की दृष्टि से अपनी उपयोगिता है। वन अनेक वन्य पशु पक्षियों की संरक्षण प्रदान भी करते हैं। वे हिरन, नीलगाय, भालू, शेर, चीता आदि वन्य पशुओं की क्रीड़ा स्थली है। ये पशु वनों में स्वतंत्र विचरण करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं और संरक्षण पाते हैं। गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि पालतू पशुओं के लिए भी वन विशाल चारागाह प्रदान करते हैं। वनों का अप्रत्याश, यानी कि वनों का प्रत्यक्ष योगदान। वर्षा। भारत एक कृषि प्रधान देश है। सिंचाई के अपर्याप्त साधनों के कारण यह अधिकांश मानसून पर निर्भर रहता है। सिंचाई ठीक से पर्याप्त नहीं है तो वो बरसात के दिनों पर ही निर्भर होते हैं। कृषि की मानसून पर निर्भरता की दृष्टि से वनों का बहुत महत्व है। अगर वन नहीं होंगे तो वहाँ के जो बरसाती है वो पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। वन वर्षा में सहायता करते हैं, उन्हें वर्षा का संचालन कहा जाता है। इस प्रकार वनों से वर्षा होती है और वर्षा से वन बढ़ते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम कैसे पर्यावरण संतुलन, यानी वृक्ष वातावरण से दूषित वायु यानी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने में और सहायता करते हैं। इस प्रकार वन पर्यावरण को संतुलन बनाए रखते हैं। नेक्स्ट है भूमि कटाव पर रोक। वनों के कारण वर्षा का जल मंद गति से प्रभावित होते हैं, अतः भूमि का कटाव कम होता है। वर्षा के अतिरिक्त जल को वन सोख लेती है और नदियों के प्रवाह को
नदियों के प्रवाह को नियंत्रित करके भूमि के कटाव को रोकती है। फलस्वरूप भूमि उबड़ खबड़ नहीं हो पाती है तथा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बने रहती है। अगर जितना पेड़ ज़्यादा रहेगा मिट्टी को जकड़ के रखेगा, पेड़ नहीं रहेगा मिट्टी बहते हुए चला जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि नए पेड़ लगाओ, यानी पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ। ठीक है, तो बाढ़ नियंत्रण में सहायता भी करता है, यानी वृक्ष की जड़ों वर्षा के अतिरिक्त जल को सोख लेती है, जिनके कारण नदियों का जल प्रवाह नियंत्रित रहता है। इससे बाढ़ की स्थिति से बचाव भी हो जाता है। उपसंहार, यानी निस्संदेह वन हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए वनों का संरक्षण आवश्यक है। इसके लिए जनता और सरकार का सहयोग अपेक्षित है। बड़े खेद का विषय है कि एक और सरकार का सहयोग अपेक्षित है, यानी बड़े खोद की बात है। कैसे? एक तो सरकार वनों के संवर्धक के लिए विभिन्न आयोगों और निगमों की स्थापना कर रही है, तो दूसरी ओर कुछ स्वार्थी तत्वों के हाथों में खेलकर केवल धन के लाभ भी आशा से अमूल्य वनों को नष्ट करती जा रही है। आज मध्य प्रदेश के केवल 18% वन रह गए हैं, इसलिए आवश्यक है कि सरकार वन रक्षण नियमों का कड़ाई से पालन करा कर भावी प्रकृति विपदाओं से रक्षा करे। हर व्यक्ति वर्ष में एक बार वृक्ष लगाकर इस और अपना अमूल्य योगदान दे सकता है। अब 13 नंबर यानी आखिरी क्वेश्चन है, और यहाँ पर बोला सड़क सुरक्षा हेतु आकर्षक विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में लिखना है। यानी आखिर में 13 नंबर में आपको विज्ञापन तैयार करने के लिए बोला जाएगा, जो 55 नंबर का है। तो जैसे सड़क सुरक्षा और जीवन सुरक्षा, अगर सड़क सुरक्षा रहेगा तो जीवन भी सुरक्षा रहेगा। सड़क सुरक्षा यानी इसके आधार पर हमें जो है विज्ञापन तैयार करने को कहा है। यातायात नियमों का पालन करें, ऐसा तो हमें पहले लिखना। लापरवाही से वाहन ना चलाएं, अपना और अपने परिवार का जीवन भी बचाएं। सुन लो ये अनमोल वचन, सदा सड़क पर रखो ध्यान, तेरा एक परिवार है जिसकी बस्ती है तुझमें जान। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे शराब पीकर गाड़ी चलाना मौत को आमंत्रित करता है, यानी कि सीधा हम कह सकते हैं अपनी छुट्टी खुद ले लेना धरती से। ठीक है, आपकी सुरक्षा आपके परिवार की सुरक्षा। तो इस तरह से आप एक आकर्षक जो है विज्ञापन तैयार कर सकते हो। तो थैंक्स गाइस, हमने पूरी 13 क्वेश्चन करा है, और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि पूरी क्वेश्चन को आप पूरी तरह से देख लेना है, बिल्कुल आसान है। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें।